Hey everybody, welcome back to our YouTube channel. And in this lecture, we are going to talk about kinds of marriage under Muslim law. So let's start. देखिए, जब हम काइंड्स ऑफ मैरिज बात करेंगे अंडर मुस्लिम लॉ, तो साथ ही साथ हम उसके कुछ लीगल इफ़ेक्ट्स भी देखते चलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं मैरिज के एंड अकॉर्डिंग टू सिया लॉ कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिवाइज़ करा दूँ, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि सुन्नी सेक्ट और सिया सेक्ट क्या होते हैं। ये दोनों सेक्ट मुस्लिम लॉ के अंडर आते हैं, और लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं। जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई तो उसके बाद ये उनके बाद एक क्वेश्चन अराइज़ हुआ था कि उनका सक्सेसर कौन बनेगा। तो इसलिए जो मेजॉरिटी थी वो फेवर कर रही थी कि एक इलेक्शन होना चाहिए उनके सक्सेसर के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ये एग्री कर रहे थे या इस फेवर में थे कि वो हेरिडिटरी सक्सेसर चूज़ किए जाने चाहिए। तो जो लोग फेवर में थे इलेक्शन के, वो उनका एक अलग सेक्ट बन गया, सुन्नी सेक्ट। और जो लोग फेवर में थे हेरिडिटरी के, तो बाद में चल के सिया सेक्ट भी इवॉल्व हुआ, तो वहाँ से हमारा सिया लॉ आता है। ओके। तो हम सुन्नी लॉ में देखेंगे तो 3 टाइप से मैरिज के, सिमिलरली हम सिया लॉ में भी देखेंगे 3 टाइप से मैरिज की। तो सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग जो पहला टाइप है वो है वैलिड, जिसको उर्दू में शाही भी कहते हैं। सेकंड टाइप इज़ वॉइड, दैट इज़ बैटल। एंड थर्ड टाइप इज़ इरेगुलर, दैट इज़ फासिड। ओके। और देखिए शिया लॉ में भी दोनों जो 2 टाइप्स मैरिज है, यानी कि वैलिड और वॉइड, दोनों सेम है। और जो मैरिज थर्ड है, दैट इज़ टेम्प्रोरी, ये अलग है, जो कि सिया लॉ में डिफाइंड है। और सिया लॉ में इरेगुलर मैरिज को कंसीडर नहीं किया गया है, यहाँ पे इरेगुलर मैरिज को मान्यता प्राप्त नहीं है। हम यहाँ काइंड्स ऑफ मैरिज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन काइंड्स ऑफ मैरिज ये कहना ये थोड़ा गलत साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉइड और इरेगुलर मैरिज मतलब मैरिज है ही नहीं। ओके। और एक ऐसा मैरिज जो कि मुस्लिम परफेक्टली अडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है एज अ लॉफुल और एंड करेक्ट, दैट इज़ वैलिड मैरिज। और वॉइड मैरिज क्या होंगे, जो कि जो एसेंशियल लीगल कंडीशंस दी गई हैं, तो उनके वॉयलेशन से अगर कोई मैरिज हुई है, किसी मैरिज में इनको ध्यान में नहीं रखा गया है और वो कुछ एसेंशियल्स वॉयलेट हुए हैं, तो वो वॉइड हो जाते हैं। और उसी तरीके से इरेगुलर मैरिज क्या होते हैं, इरेगुलर मैरिज में कुछ पर्टिकुलर इरेगुलरिटी होती है जिसको कि रिमूव कर किया जाता है। तो अगर जब वो रिमूव हो जाती है, या फिर जो इज़ इनकम्प्लीट मैरिज जो है ये रिमूव जब हो जाती है जो इरेगुलरिटी है, देन वो इरेगुलर मैरिज से वैलिड मैरिज बन जाती है। बट इनिशियली क्या होता है, इनिशियली हर मैरिज वैलिड ही मानी जाती है। अगर वो किसी भी एसेंशियल्स का वॉयलेट कर रही है, दैट वो वॉइड हो जाती है। अगर उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ है तो वो इरेगुलर मैरिज हो जाती है। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टाइप इन सुन्नी लॉ एज वेल एज इन सिया लॉ, दैट इज़ वैलिड मैरिज, दैट इज़ शाही। ओके। तो देखिए सारे जितने भी स्कूल्स हैं मुस्लिम लॉ के अंडर में, उसमें वैलिड मैरिज इज़ दैट विच हैज़ बिन कंस्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द एसेंशियल कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ। इसका मतलब हुआ कि वैलिड मैरिज वो हैं जो कि जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई है लॉ में, वो उसके अकॉर्डिंग मैरिज परफॉर्म हुआ हो, देन वो वैलिड मैरिज है। तो एक मैरिज वैलिड तब होगा जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हों, जैसे कि जो पार्टीज़ हैं जो कि जिनकी मैरिज हो रही है, दैट इज़ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। और जो कंसेंट है पार्टीज़ की या फिर उनके गार्जियन की, वो फ्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट। एंड द थर्ड इज़ उसमें ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस ये सब हम पढ़ेंगे जब हम एसेंशियल्स पढ़ेंगे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज, देन वी विल टॉक अबाउट द ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। और इसमें फोर्थ है दैट देयर इज़ नो प्रोहिबिशन फॉर मैरिज बिटवीन द पार्टीज़। दो पार्टीज़ के बीच में किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी हो गई वैलिड मैरिज। और हम इसके लीगल इफ़ेक्ट्स देखेंगे जब हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज पढ़ेंगे तब। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज है दैट इज़ वर्ड और बैटल मैरिज।
देखिए, वॉइड मैरिज इज़ नो मैरिज एट ऑल। वॉइड मैरिज एक मैरिज होता ही नहीं है, और ये न तो ये फैक्ट में एग्जिस्ट करता है, न ये लॉ में। और ये क्या है, एक इलीगल यूनियन होता है। तो देखिए, किस टाइप्स के मैरिज को हम कह सकते हैं कि ये वॉइड है। तो मुस्लिम लॉ के अंडर में वैसे मैरिज को हम कहते हैं कि वॉइड है जो मैरिज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन के वॉयलेशन में किया गया हो। इसका मतलब ये कि जो भी रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती हूँ, तो उन पार्टीज के बीच में अगर मैरिज होती है तो वो वॉइड होंगी। ओके, वॉइड मतलब वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम द स्टार्टिंग इट इज़ वॉइड। और दूसरा टाइप जो है वो ये है कि मैरिज विल बी विथ एनी लॉफुली मैरिड वुमेन बीइंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। देखिए, हमने देखा था कि पॉलीगैमी अलाउ है। पॉलीगैमी कहाँ तक अलाउड है, 4 वाइफ्स तक। ओके, लेकिन पॉलीएंड्री अलाउ नहीं है, वो क्या हो जाती है, वर्ड हो जाती है। पॉलीएंड्री मतलब कि अगर कोई औरत, कोई वाइफ की शादी हुई है और वो फिर दोबारा दूसरी शादी कर रही है, सेकेंड हस्बैंड रख रही है, देन वो वॉइड मैरिज होती है। तो और सिया लॉ के अंडर में हम देखेंगे कि फॉलोइंग मैरिज आर वॉइड। सिया लॉ में कुछ और भी मैरिजेस दी गई हैं जिनको हम वॉइड कह सकते हैं, मतलब जो वॉइड है अकॉर्डिंग टू सिया लॉ। द फर्स्ट वन इज़ मैरिड अगेंस्ट द प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कंजक्शन। द सेकेंड इज़ मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ। ओके, हमने देखा था कि मुस्लिम इस्लाम धर्म में, इस्लाम रिलीजन में, मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम लॉ सिर्फ 4 वाइफ तक रखने की परमिशन देता है। तो जो फिफ्थ मैरिज होगी या फिफ्थ वाइफ होगी, वो मैरिज वॉइड हो जाएगी। या मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज। ओके, जब लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं मुसलमान, तो वो मैरिज भी वॉइड होगी। और फोर्थ हमारा मैरिज विद एनी नॉन मुस्लिम। तो मुस्लिम लॉ है, चूँकि ये मुस्लिम लॉ है तो ये मुस्लिमों पर ही अप्लाई होगा। तो अगर कोई मैरिज करता है नॉन मुस्लिम से, यानी अगर वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, तो वो मैरिज जो होगी वो वॉइड ही रहेगी। ठीक है। और हमारे इसमें फिफ्थ है मैरिज विद अ वुमेन अंडर गोइंग इद्दत। अगर कोई वुमेन इद्दत पीरियड के अंदर चल रही है तो वो मैरिज पे वॉइड हो जाएगी। अगर कोई बंदा, कोई आदमी उस वुमेन से शादी करता है जो वुमेन इद्दत पीरियड में है, तो वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है। अब इद्दत पीरियड क्या होता है ये हम आगे चल के देखेंगे, बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ लीगल इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉइड मैरिज। तो देखिए, इसमें लीगल इफ़ेक्ट क्या है कि मैरिज ये वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब ये इलीगल यूनियन होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वो स्टार्टिंग से ही शादी नहीं होती है, क्योंकि ये जब शादी है ही नहीं स्टार्टिंग से, तो ये कोई कॉन्जुगल राइट्स या फिर कॉन्जुगल ऑब्लिगेशंस पार्टीज़ के बीच में क्रिएट नहीं करता है। ठीक है। और पार्टीज़ जो हैं वो फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज लॉफुली, क्योंकि इनकी ये शादी ही नहीं मानी जाती, तो फ्री हैं ताकि वो शादी कर सकें लॉफुली। ओके, दूसरी शादी नहीं, मतलब कि वो फिर अपनी शादी कर सकते हैं किसी और से लॉफुली। और जो कोहैबिटेशन है वो अनलॉफुल हो जाता है, और जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं वो इलेजिटिमेट होते हैं। मतलब देखिए, हमने हिंदू लॉ में ये पढ़ा था कि अगर वॉइड मैरिज या फिर वॉइडेबल मैरिज से भी जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वो लेजिटिमेट हो जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन ऐसा सिर्फ हिंदू लॉ में ही है, बाकी सारे लॉज में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मुस्लिम लॉ में जो भी चिल्ड्रन होते हैं ऐसे वॉइड मैरिज के, वो इलिजिटिमेट ही कहलाते हैं और कोहैबिटेशन अनलॉफुल हो जाती है। और हस्बैंड और वाइफ डू नॉट गेट म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि जब ये शादी ही नहीं रही तो यहाँ पे म्यूचुअल इनहेरिटेंस कहाँ से आएगा भाई। ठीक है। और वाइफ इज़ नाइदर इंटाइटल टू डावर नॉर मेंटेनेंस। तो मुस्लिम लॉ में क्या होता है, डावर वाइफ को मिलता है, मीन्स हस्बैंड पे करता है या प्रॉमिस करता है पे करने के लिए एज अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हर। तो जब ये शादी ही नहीं रही तो यहाँ पे न तो वाइफ डावर के लिए इंटाइटल्ड होगी, न तो वो मेंटेनेंस के लिए होगी। तो ये थे हमारे कुछ लीगल इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉइड मैरिज। अब हम देखते हैं इसे सुन्नी लॉ में इरेगुलर मैरिज दैट इज़ फासिड। तो ये सिर्फ रिकॉग्नाइज़ करता है सुन्नी लॉ,
और इरेगुलर मैरिज क्या होता है? इरेगुलर मैरिज जैसा कि हम नेम से ही देख सकते हैं, मतलब इनकम्प्लीट मैरिज। अगर मैरिज में कहीं इरेगुलरिटी है तो जब तक उसको रिमूव नहीं किया जाए तब तक वो मैरिज वैलिड नहीं होती है, और जैसे ही उस इरेगुलरिटी को रिमूव कर दिया जाता है देन द मैरिज बिकम्स वैलिड। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप्स के जो मैरिज होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। पहला है कि मैरिज अगेंस्ट द रूल ऑफ अनलॉफुल कंजक्शन, ठीक है। सेकेंड है मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ। तो मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ का मतलब कि ये कैसे इरेगुलर हुए, यहाँ आपको समझना है कि अगर जब मान लीजिए 4 शादी की है किसी बंदे ने, मुस्लिम बंदे ने, तो अगर वो उसने फिर 5वीं शादी कर ली तो वो इरेगुलर मानी जाती है। साथ ही साथ वो वॉइड भी हमने देखा था, ठीक है। लेकिन वॉइड हमने किस में देखा था? अंडर सिया लॉ में, सिर्फ सुन्नी लॉ इसको वॉइड नहीं मानता था। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं सुन्नी लॉ में। देखिए जो फिफ्थ वाइफ से मैरिज है, हमने देखा था कि सुन्नी लॉ में इसको इरेगुलर मान रहे हैं, लेकिन वहीं सिया लॉ में इसको हम वॉइड मानते हैं, ठीक है। ये था डिफरेंस। और एक डिफरेंस ये, इसका मतलब यहाँ ये है कि अगर 4 शादी की है बंदे ने, 5वीं शादी कर लिया, तो अगर इसको रेगुलर बनाना है, इट मीन्स इसको वैलिड बनाना है, तो जो पहले की 4 वाइफ हैं उनमें से किसी एक को डाइवोर्स दे दे, ठीक है। या फिर उनमें से किसी एक की अगर डेथ हो गई तो देन वो जो फिफ्थ वाइफ से मैरिज है वो वैलिड हो जाती है। और थर्ड है हमारा मैरिज विदाउट 2 कॉम्पिटेंट पार्टीज़ या विटनेस। अगर जब मैरिज होती है मुस्लिम में, वो 2 कॉम्पिटेंट पार्टीज़ की जब रहती हैं तब होती है, मतलब एज अ विटनेस जब रहती हैं तब। तो अगर ऐसा नहीं है तो भी वो इरेगुलर है। तो जैसे ही विटनेस जो है वो विटनेस देने के लिए तैयार रहती हैं तो वो वैलिड हो जाती है। और फोर्थ है हमारा कि मैरिज विद अ वुमेन हु इज़ नाइदर मुस्लिम नॉर किताबिया। तो ये जो किताबिया वगैरह है ये सब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और फिफ्थ हमारा मैरिज विद अ विमेन अंडर गोइंग इद्दत। तो इद्दत पीरियड में जो भी विमेन है तो उससे अगर मैरिज होता है तो ये इरेगुलर मानते हैं अंडर सुन्नी लॉ, लेकिन इसी को हम वॉइड मानते थे सिया लॉ के अंडर, ठीक है। तो अगर जैसे इद्दत पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो इरेगुलरिटीज़ जो है वो रिमूव हो जाती है और ये मैरिज बन जाएगी वैलिड मैरिज। अब कुछ लीगल इफ़ेक्ट्स जान लेते हैं इरेगुलर मैरिज के। तो पहला इसमें कि कोहैबिटेशन लॉफुल होगा, क्योंकि भाई इरेगुलर मैरिज है तो वो वैलिड हो सकती है। तो जब वो वैलिड हो जाती है तो कोहैबिटेशन लॉफुल हो जाता है। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं और उनके पास राइट होता है इनहेरिट करने का पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को, ओके, ठीक है। और हमारा इसमें थर्ड है कि वाइफ जो है वो डावर को इंटाइटल नहीं होती है इफ द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड। तो और हमारा इसमें है नेक्स्ट है कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनके म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस नहीं रहते हैं, नो म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है कि वेयर कंज्यूमेशन हैज़ टेकन प्लेस द वाइफ इज़ इंटाइटल टू गेट ओनली द स्पेसिफाइड और प्रॉपर डावर। And the next is, if the marriage has not been consummated, the wife is not required to observe any इद्दत, ओके, इद्दत उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ पे जब मैरिज कंज्यूमेटेड हो गया है तो वाइफ जो है वो रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इद्दत ओनली ऑफ 3 मंथ, ठीक है। वो अगर मैरिज कंज्यूमेटेड हो गई है तो वाइफ को 3 महीने के लिए इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना होता है, जबकि इट डिजॉल्व्स बाय डाइवोर्स और डेथ ऑफ हस्बैंड। आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड द विडो नीड नॉट ऑब्जर्व दैट इद्दत। देखिए जब हम इद्दत पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इद्दत भी कई टाइप्स की होती हैं। एक जब डाइवोर्स होता है तब होती हैं, और हस्बैंड की डेथ के बाद या फिर जब वुमेन पे प्रेग्नेंट हो तो उस टाइप में। तो इसमें मतलब इरेगुलर मैरिज में सिर्फ जो इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना आता है विमेन को वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। और हमारा लास्ट है कि ये परफेक्ट यूनियन नहीं होता है और रिगार्डेड एज अनहोली यूनियन, इसको अपवित्र यूनियन मानते हैं। और ड्यूटी ऑफ काजी और कोर्ट टू सेपरेट, ठीक है। काजी की या फिर कोर्ट की ड्यूटी होती है उनको सेपरेट करने की। और इरेगुलर मैरिज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर सिया लॉ, ये हमने देखा था। तो बस इतना ही। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो इफ़ यू हैव सम सजेशंस प्लीज़ लेट मी नो।
and in the next videos we are going to talk about the mute of marriage, okay, that is recognized under Sharia law. Thanks.